एक ऐसा राजा जो कभी नहीं झुका, उसने बार बार अपने दुश्मनों को माफ किया, उनकी दोनों आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन उन्होंने कैसे आंखें ना होते हुए भी दुश्मन को अपने कला से मात दे दी। आज उसी राजा के बारे में इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। अध्याय 1। प्रारंभ। दिल्ली का सूर्योदय। 12वीं शताब्दी का भारत विविध रियासतों और राज्यों का एक विशाल भूखंड था, जहां एक ओर वैभव था तो दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी। दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, और वहीं जन्म लिया एक ऐसे वीर बालक ने जिसने आने वाले वर्षों में हिंदवी साम्राज्य का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ। चौहान वंश के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मे पृथ्वीराज को बचपन से ही वीरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की शिक्षा दी गई। संस्कृत, राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में उन्हें अद्भुत निपुणता प्राप्त थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज मात्र 8 वर्ष की आयु में ही शेर से भिड़ गए थे और उसे परास्त किया। उनके गुरु चंदबरदाई न केवल उनके मित्र थे, बल्कि उन्हें वीरता, काव्य और संस्कृति की गहराई भी सिखाते थे। बचपन से ही उनके भीतर एक स्वाभाविक नेतृत्व था, जो उन्हें उनके समवयस्कों से अलग बनाता था। जब पृथ्वीराज मात्र 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में राज्य की बागडोर संभालना आसान नहीं था, परंतु पृथ्वीराज ने न केवल अपने साम्राज्य को संभाला, बल्कि लगातार आक्रमणों के बीच उसे विस्तार भी दिया। यह वही समय था जब दिल्ली की गद्दी पर उनकी पकड़ मजबूत हुई और वे अजय मेरू, अजमेर और दिल्ली दोनों के सम्राट बने। अध्याय 2। शौर्य की पहली झलक। युवा पृथ्वीराज। राज्य की बागडोर संभालते ही पृथ्वीराज को अपने पड़ोसी राजाओं और विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेना पड़ा। एक बार एक अफगान सरदार ने दिल्ली की सीमाओं पर हमला बोल दिया। युवा पृथ्वीराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपने पहले ही युद्ध में दुश्मनों को पराजित कर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उन्होंने राजस्थान के पश्चिमी भागों में फैले हुए डकैतों और तुर्की लुटेरों के कई ठिकानों पर आक्रमण कर उन्हें समाप्त किया। यही वो समय था जब भारत के राजाओं में पृथ्वीराज का नाम फैलने लगा। दिल्ली और अजमेर की जनता उन्हें धरती धर कहने लगी, वह जो अपनी भूमि की रक्षा करता है। युवा पृथ्वीराज के अद्भुत फैसलों, रणनीति और साहस ने चौहान वंश की जड़ों को और गहरा किया। उनका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और कवियों से सजा रहता था। यही वो समय था जब संयोगिता नाम की राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के किस्से पृथ्वीराज के कानों तक पहुंचे। अध्याय 3। संयोगिता और प्रेम का युद्ध। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री, अद्वितीय सौंदर्य और तेजस्विता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे आर्यावर्त में फैले हुए थे। पृथ्वीराज और संयोगिता कभी आमने सामने नहीं मिले थे, फिर भी एक दूसरे की वीरता और गुणों के प्रति आकर्षण उनके हृदय में घर कर चुका था। चंदबरदाई ने संयोगिता की प्रशंसा में कई बार पृथ्वीराज के समक्ष काव्य प्रस्तुत किया। इन्हीं काव्यों और चंद्रकांता जैसे किस्सों ने पृथ्वीराज के हृदय में संयोगिता के प्रति प्रेम की भावना जागृत की। वहीं दूसरी ओर राजा जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि पृथ्वीराज की शक्ति को चुनौती दी जाए, इसलिए उसने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया, पर पृथ्वीराज को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, स्वयंवर मंडप में पृथ्वीराज की मूर्ति को दहलीज के पास एक द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया गया। लेकिन संयोगिता का हृदय पहले ही पृथ्वीराज को स्वीकार कर चुका था। जैसे ही उसने स्वयंवर में प्रवेश किया, उसने किसी राजा की ओर माला नहीं फेंकी, बल्कि उस मूर्ति पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में माला डाल दी। इस घटना के बाद पूरी सभा स्तब्ध रह गई, और तभी घोड़े पर सवार एक वीर पुरुष ने सभा में प्रवेश किया, स्वयं पृथ्वीराज। वह संयोगिता को लेकर उस सभा से बाहर निकल गए। यह कोई अपहरण नहीं था, बल्कि प्रेम और साहस की सबसे अद्वितीय घटना थी। इस अपमान से जयचंद का हृदय घृणा से भर गया। वही घृणा बाद में उसे पृथ्वीराज के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गौरी से मिलाने का कारण बनी। अध्याय 4। गौरव का शिखर। अपराजेय राजा। संयोगिता को अपने साथ लाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा और भी ऊंचाई पर पहुंच गई। वे अब केवल एक योद्धा नहीं रहे,
बल्कि एक ऐसे राजा बन चुके थे जिनकी वीरता, प्रेम, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान की मिसाल दी जाती थी। दिल्ली और अजमेर का साम्राज्य अब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। राजा पृथ्वीराज ने अपनी सत्ता को और मजबूत किया। उन्होंने सीमांत प्रदेशों पर लगातार आक्रमण कर रहे तुर्कों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। उनकी सेना अनुशासन प्रिय, पराक्रमी और निष्ठावान थी। साथ ही चंदबरदाई जैसे काव्यगुणी उनके दरबार में देशभक्ति की भावना को जीवंत बनाए रखते थे। अध्याय 5 मोहम्मद गौरी की चुनौती। 191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार तराइन के मैदान में भारत पर आक्रमण किया। यह पहली तराइन की लड़ाई कहलाती है। पृथ्वीराज ने इस युद्ध में 1 लाख से अधिक योद्धाओं के साथ भाग लिया। युद्ध भूमि में पृथ्वीराज ने अत्यंत रणनीतिक ढंग से गौरी की सेना को घेर लिया। पृथ्वीराज के घुड़सवारों ने चारों दिशाओं से हमला किया और गौरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः मोहम्मद गौरी घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से भाग गया। पृथ्वीराज ने उसे बंदी बना लिया, परंतु भारत की परंपरा अनुसार उसने गौरी को क्षमा कर मुक्त कर दिया। अध्याय 6 विश्वासघात और दूसरी तराइन की लड़ाई। पृथ्वीराज की यह दया दुर्भाग्यवश उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण की योजना बनाई। 1192 ईस्वी में दूसरी बार तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, पर इस बार परिस्थितियां पृथ्वीराज के पक्ष में नहीं थीं। राजा जयचंद ने गौरी से मिलकर उसे भारत की आंतरिक स्थिति की जानकारी दी। युद्ध से पूर्व ही पृथ्वीराज के कुछ सहयोगी राजाओं ने विश्वासघात किया और उसकी सेना कमजोर हो गई। गौरी की सेना ने रात में हमला किया जब पृथ्वीराज की सेना थकी हुई थी। युद्ध में वीरता से लड़ते हुए पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। उनके साथ चंदबरदाई को भी बंदी बनाया गया। अध्याय 7 कैद, अंधकार और चंदबरदाई की योजना। गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। वहां उसकी आंखें फोड़ दी गईं और उसे अपमानजनक स्थिति में रखा गया, परंतु पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। गौरी को पृथ्वीराज की धनुर्विद्या की शक्ति का प्रदर्शन देखने की इच्छा थी। उसने कहा, क्यों ना हम देखें कि यह अंधा राजा तीर चला सकता है या नहीं। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को सांकेतिक भाषा में संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने केवल आवाज के आधार पर निशाना साधा और एक ही बाण में गौरी को मार गिराया। यह घटना पृथ्वीराज की अंतिम परंतु अमर विजय थी। अध्याय 8 अंत जो आरंभ बन गया। गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने आत्म बलिदान कर लिया, परंतु उनकी यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी शौर्य गाथा आज भी लोकगीतों, कविताओं और इतिहास के पन्नों में जीवित है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो केवल जीतता है, बल्कि वह जो आत्मसम्मान से जीता है और उसी सम्मान के लिए मर मिटता है। अंतिम विचार। पृथ्वीराज एक युग, एक प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं थे, वह भारत की आत्मा के प्रतीक थे। उन्होंने अपने प्रेम में, अपने युद्ध में, अपने अपमान में और अपनी मृत्यु में भी वह गरिमा रखी जिसे इतिहास कभी नहीं भूलता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मबल से। यह कथा बार बार कही जाती रहेगी जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, जब भी कोई प्रेम के लिए लड़ेगा और जब भी कोई आत्मसम्मान के लिए बलिदान देगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम फिर से गूंजेगा। दोस्तों, प्लीज ये स्टोरी अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने महान राजाओं के बारे में पता हो सके।